पिछले कुछ समय से लगातार आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है क्योंकि ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम क्लियरली देखेंगे कि क्या सही में एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जो 29 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कुछ टॉप फंड दैट इज़ कुछ टॉप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स सेलेक्ट करेंगे और फिर इन फंड्स का हम डिटेल रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने किसी भी एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया हो, आपको उस फंड का डिटेल यहाँ मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि करेंटली आपके फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। साथ ही जिन टॉप फंड्स का हम डिटेल रिव्यू करेंगे उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आउट ऑफ दीज टॉप फंड्स अगर आपको एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस हम हमारे चैनल पे पब्लिश करते हैं साथ ही जो भी लाइव स्ट्रीम्स हम करते हैं उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम लार्ज कैप कैटेगरी के 29 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना टॉप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के 29 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो आपने किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, आपको उसका परफॉर्मेंस डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिससे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है। लाइक अगर ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को आपका फंड बीट कर पा रहा है तो फंड एक अच्छा फंड माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें लार्ज कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आउट ऑफ दिस 29 फंड सबसे पहले हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है और साथ ही वैसे फंड जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है दैट इज न्यू फंड्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि ऑल दो हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे हम किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर रहे हैं। इन फंड्स को हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं हटा रहे हैं फाइनल लिस्ट से, सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि AUM बहुत छोटा है या फिर फंड काफी नया है। इन फंड्स में से जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के 20 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहां पे ये फंड्स उस होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे उन सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जो फंड्स अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। ये है हमारे करंट परफॉर्मेंस वाइज लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 13 फंड्स। ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं क्योंकि ज्यादातर होराइजन्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप इनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। कुछ फंड्स हैं जो कि सिर्फ एक होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ज्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो इन फंड्स को अच्छा फंड माना जाएगा ना। हमें लार्ज कैप का अपना टॉप फंड्स चाहिए करंट परफॉर्मेंस वाइज, तो उसके लिए हम इन फंड्स में से वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन में 2% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं करंट परफॉर्मेंस वाइज
लेकिन हमें अपना टॉप फंड सेलेक्ट करना है, उसके लिए ही हम कुछ फंड्स को यहाँ से अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। तो जिन भी फंड्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसे मैंने ग्रीन कलर से यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में 2% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेंचमार्क के रिटर्न्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है, लाइक केनरा रोबीको ब्लू चिप देखेंगे आप, निप्पॉन इंडिया देखेंगे, एसबीआई ब्लू चिप। ये इसलिए किया है क्योंकि अगर आप बेंचमार्क का रिटर्न देखेंगे ना तो ज्यादातर फंड्स का जो बेंचमार्क है वो सेम है, लेकिन इन थ्री फंड्स का यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बेंचमार्क का रिटर्न थोड़ा ज्यादा आ रहा है, जबकि दूसरे का बेंचमार्क का रिटर्न थोड़ा कम आ रहा है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आता है। सो आइडली एक कैटेगरी के फंड्स का जो बेंचमार्क है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केनरा रूबिको का आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो रिटर्न अच्छा है, लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आया है, मतलब बेंचमार्क से थोड़ा ही ज्यादा है। जबकि अगर आप दूसरे बेंचमार्क के मुकाबले इनका अगर आप रिटर्न कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको इनका रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो लेट्स होप से भी जल्दी ही एटलीस्ट सेम कैटेगरी का फंड्स का बेंचमार्क जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपना टॉप 5 फंड मिल गया है। यहाँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप 5 फंड करेंट परफॉर्मेंस वाइज है और परफॉर्मेंस चेंज चेंज करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यही टॉप 5 फंड बना रहेगा। आइडियली आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो भी फंड है वो अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन में या तो बीट करे या फिर बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट करे। अगर आपका फंड ऐसा है तो वो फंड एक अच्छा फंड माना जाएगा। ये टॉप 3 टॉप 5 विद टाइम ये चेंज करता रहता है, बट हाँ करेंटली जो हम रिव्यू कर रहे हैं करंट परफॉर्मेंस वाइज ये टॉप 5 फंड्स हैं। तो इन टॉप 5 फंड्स में भी हम ट्राई करेंगे कि अपना टॉप 3 फंड सेलेक्ट करें। तो उसके लिए हम इन फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। यहाँ पे आप इन फंड्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो रिस्क वाइज निप्पॉन इंडिया का रिस्क ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा है, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा इनका ज्यादा है 3 ईयर 5 ईयर दोनों होराइजन में रिलेटिवली। बाकी फंड्स का रिस्क थोड़ा कम है। और अगर आप शार्प रेशियो और अल्फा देखें तो एचडीएफसी टॉप 100, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो अल्फा काफी ज्यादा अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में इन फंड्स का शार्प रेशियो भी ज्यादा अच्छा नहीं है और अल्फा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, इनफैक्ट सारे फंड्स का। लेकिन हाँ एसबीआई ब्लू चिप और टाटा लार्ज कैप का नेगेटिव में है अल्फा, जबकि एटलीस्ट टॉप 3 फंड्स जो हैं ऊपर के उनका पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे हम अपने टॉप 3 फंड्स के रूप में एचडीएफसी टॉप 100, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये डिटेल्स मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं तो रिस्क काफी कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा गिरावट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंचमार्क 28% गिरा था इन फंड्स का। तो ये फंड भी रिस्की है। इक्विटी का कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि रिस्की नहीं होता है, आप ध्यान में रखें। देखिए इनके अगर फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे इन फंड्स का तो कितना ज्यादा गिरा था। तो ये स्लाइड सिर्फ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप क्लियरली ये समझ लें कि इक्विटी में किसी भी फंड किसी भी कैटेगरी के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क वहाँ काफी ज्यादा होता है। ऑफकोर्स रिटर्न्स ज्यादा है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी किसी भी इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर हम लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं करंट परफॉर्मेंस वाइज। तो एचडीएफसी टॉप 100, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इन सारे फंड्स ने सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यस परफॉर्मेंस वाइज करेंटली ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि इनके रिटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस है, लाइक निप्पॉन का रिटर्न्स काफी ज्यादा है, लास्ट 1 ईयर का भी अच्छा है, 3 ईयर्स का भी अगर आप देखें, और एच डी एफ सी का भी रिटर्न काफी अच्छा है। आईसीआईसीआई ऑफकोर्स बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, बट इन दोनों से थोड़ा कम रिटर्न आया है। तो आगे जब आप स्लाइड्स चेक करेंगे इनका परफॉर्मेंस डिटेल इनके जो अदर डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो रिटर्न्स का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ऑल 3 फंड्स का AUM काफी बड़ा है। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, AUM बड़ा है, लेकिन
ये बड़ा एवं बहुत ज़्यादा कंसर्न हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं और ये अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन पुराने फंड्स का, इनका एक्सपेंस रेशियो। मैंने पहले भी आपको बताया है, इन पुराने फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान का इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन फंड्स का अगर आप पी रेशियो चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू और निपॉन में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एचडीएफसी का पी रेशियो बहुत कम है और ये एक्सपेक्टेड है। हमें पता है एचडीएफसी के जो फंड्स होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लेते हैं, दैट्स व्हाई इनका पी रेशियो काफी कम होता है। टर्नओवर वाइज भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, दैट इज स्टॉक का बाय एंड सेल ज़्यादा नहीं करते हैं पोर्टफोलियो में, जबकि निपॉन का ज़्यादा है, मतलब इन्होंने ज़्यादा बाय एंड सेल किया है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में। फंड्स का इक्विटी एलोकेशन अगर आप चेक करेंगे तो निपॉन ने तो अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी में, लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर कैश और डेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जब थोड़ा गिरावट आएगा इन कमिंग डेज तो अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड मैनेजर आप चेक करेंगे तो मिस्टर शैलेश राजभान इस फंड को 2007 से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा एक्सपोजर है। तो सारे फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, रेस्ट 20% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी का अगर आप देखें टॉप 100 का, तो इन्होंने लार्ज कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया 88.55% का, जबकि मिड कैप में अबाउट 5% का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू का भी लार्ज कैप में एक्सपोजर 82.4% के आसपास है, मिड कैप में इनका बड़ा एक्सपोजर है 8.2%। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन है निपॉन का। इन्होंने 80.8% का लार्ज कैप में लिया है एक्सपोजर, लेकिन मिड कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है रिलेटिवली 13.45% का, स्मॉल कैप में भी 4.6% का एक्सपोजर लिया है। तो यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्यों निपॉन का जो रिसेंट रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा आया है, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा लिया गया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑफकोर्स सबसे बड़ा एक्सपोजर होना ही है। तो यहाँ पे भी निपॉन और एचडीएफसी का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर काफी बड़ा है 35-36% का, जबकि आईसीआईसीआई का एक्सपोजर थोड़ा कम है, वो 27% का। तो एचडीएफसी ने फाइनेंशियल के अलावा एनर्जी, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर में एक्सपोजर लिया है। आईसीआईसीआई प्रू ने फाइनेंशियल के अलावा एनर्जी, टेक, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन में सेक्टर में एक्सपोजर लिया है। और निपॉन ने फाइनेंशियल के अलावा सर्विसेज, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक और कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर लिया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। एचडीएफसी है, आपको पता है एचडीएफसी का मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा होगा। वैल्यू स्टॉक्स में भी पीएसयू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा होगा। ऑल्दो प्रशांत जैन अब एचडीएफसी के साथ नहीं है, लेकिन फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो मोस्टली प्रशांत जैन जो जिस तरह का पोर्टफोलियो रखते थे उसी तरह का पोर्टफोलियो है, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। मे बी फ्यूचर में शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले क्योंकि फंड मैनेजर्स चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे पीएसयू अगर आप देखें तो एनटीपीसी ऑलमोस्ट 4% का एक्सपोजर है, एसबीआई है, कोल इंडिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो ये सिर्फ टॉप होल्डिंग्स मैंने यहाँ पे लिया है, तो टॉप होल्डिंग में काफी बड़ा एक्सपोजर है पीएसयू स्टॉक्स में। आईसीआईसीआई का अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग में तो आपको कोई भी पीएसयू नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे आपको एनटीपीसी, ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम यहाँ भी मिल जाएगा। निपॉन में भी अगर टॉप होल्डिंग में देखें तो सिर्फ एसबीआई बैंक ही आपको मिल रहा है, लेकिन नीचे का पोर्टफोलियो अगर आप चेक करेंगे तो वहां भी आपको भारत पेट्रोलियम और एनटीपीसी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जैसा कि हमने पी रेशियो से ही क्लियरली पता चल गया था, वैल्यू स्टॉक्स में एचडीएफसी का एक्सपोजर रिलेटिवली काफी ज्यादा है और आईसीआईसीआई और निपॉन ने भी थोड़ा एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में लिया हुआ है। अभी हमने लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का जो डिटेल रिव्यू किया उससे क्या पता चलता है, तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो मार्केट में ये बोला जाता है कि लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़्यादातर सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स हमने देखा था करंट परफॉर्मेंस वाइज अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं ज़्यादातर होराइजन्स में, तो इन फंड्स को हम अच्छा फंड बोल पाएंगे।
क्योंकि जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा, हमेशा ही बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट करता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखकर अगर आपको 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो ऑफ कोर्स वो अच्छा माना जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखें मिड कैप या स्मॉल कैप के फंड्स को अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को वो कभी 5%, कभी कभी इवन 10% के मार्जिन से बीट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे उस तरह का आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1-2-3% का मोस्टली लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो एनी हाउ लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का जो हमने रीसेंट परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 1 ईयर का तो मोस्टली फंड्स का रिटर्न आपको 16, 17, 18% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है फंड्स ने, और कुछ फंड्स का तो इवन 20 या 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स है। और लॉन्ग टर्म में भी 10 ईयर्स में भी अगर आप करेंटली इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो 14-15% के आसपास का रिटर्न्स आया है। तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनका रिटर्न बिल्कुल नहीं आता है, वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न आता है। तो अगर 12-13% का भी अगर रिटर्न आ रहा है तो वो रिटर्न काफ़ी अच्छा माना जाए। यहाँ पे हमने टॉप 3 फंड्स का जो डिटेल रिव्यू किया है। यहाँ पे सपोज किसी को इन 3 फंड्स में से कोई एक फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज़ आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ आप चाहते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर ले, ज़्यादा एक्सपोजर ले, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो इन दैट केस निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहा है लेकिन रिटर्न्स भी थोड़ा ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, लाइक वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा हो और अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट करे, तो वहाँ पे HDFC टॉप 100 आपके लिए एक अच्छा फंड हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि वैल्यू स्टॉक्स में तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले, साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर ले, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले, तो वहाँ पे ICICI ब्लू चिप फंड भी आपके लिए एक सुटेबल फंड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फंड्स काफ़ी सारे अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने अभी ठीक ठाक रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड आप, किस फंड में आप इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का जो पोर्टफोलियोज होता है वहाँ पे ओवरलैप बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी आप ट्राई करें कि 2 एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कोई पॉइंट नहीं है करने का। साथ ही अगर आपने किसी लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, तो वहाँ पे आप लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो मे बी लार्ज कैप कैटेगरी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप काफ़ी कम होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।